महंगाई के हवाले से एक हफ्ते में रोजमर्रा इस्तेमाल की 24 बुनियादी अशिया 16% तक महंगी हो गई। जनूबी पंजाब में गंदम, आटा, चीनी, दालें, अंडे और घी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। रहीम खान में गंदम की फीमन कीमत 2250 रुपए तक जा पहुंची। गंदम की कीमत में इजाफे ने ओपन मार्केट में आटे की कीमत को भी बढ़ा दिया है। बहावलपुर में लाल मिर्च की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। लाल मिर्च हाइब्रिड और देसी मिर्च की कीमत में 300 रुपए फी किलो इजाफा। सर्दी आने से कबल ही अंडे की कीमतों में भी इजाफा हो गया। अंडे 170 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंचे हैं। महंगाई की रफ्तार में कमी ना आई। हफ्ते के दौरान आटे, घी, चावल, चीनी, दालों, चिकन, अंडों, दूध, दही, मटन, बीफ समेत 24 बुनियादी अशिया 16% तक महंगी हो गई हैं। हफ्ते के रोज बुनियाद पर गरीबों के लिए महंगाई में इजाफे की औसत शरह 15% के करीब पहुंच गई है। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई की औसत शरह 1.2% इजाफे से 11.3% रही। ताहम खाने पीने की अशिया ज्यादा महंगी होने की वजह से महंगाई का ज्यादा बोझ कम आमदनी वालों को उठाना पड़ा। उनके लिए कीमतों में इजाफे की शरह 17.7% तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 51 बुनियादी अशिया में से 41 गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 117% तक महंगी हो चुकी है। टमाटर की फी किलो औसत कीमत साल के दौरान 69 रुपए के इजाफे से 128 रुपए, दाल मूंग की 71 रुपए के इजाफे से 243 रुपए, दाल माश की 63 रुपए के इजाफे से 246 रुपए और चीनी की फी किलो औसत कीमत 24 रुपए के इजाफे से 98 रुपए और गुड़ की 22 रुपए के इजाफे से 135 रुपए हो गई। आलू 28 रुपए के इजाफे से 70 रुपए फी किलो, मटन 105 रुपए के इजाफे से 986 रुपए फी किलो और सुर्ख मिर्च 650 रुपए के इजाफे से 1400 रुपए फी किलो हो गए। इस दौरान आटे का 20 किलो का थैला 162 रुपए के इजाफे से 1045 रुपए का हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत 46 रुपए के इजाफे से 158 रुपए हो चुकी। बात करेंगे अब मुर्गी के गोश्त के हवाले से। लिया में मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी का गोश्त 30 रुपए इजाफे के बाद 250 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। लिया से इस हवाले से अपडेट करेंगे नुमाइंदा रोही जाहिद सरफराज। जाहिद बताएगा। लिया में मुर्गी की जो गोश्त की कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर बात की तो गुज़श्ता 4 दिन के अंदर मुर्गी जो गोश्त की कीमत है वो 30 रुपए फी किलो के अंदर इजाफा हो, जिसके वजह से अब जो ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त है वो 247 रुपए से लेकर 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जिसके बाद जो शहरी हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं मौजूद इस दुकान पर जहाँ पर जो आने वाले जो लोग ग्राहक हैं वो शदीद परेशान है कि जो मुर्गी का गोश्त है उस पर भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरी जो है वो उनकी जो कुव्वत खरीद है वो जवाब दे रही है। कुछ शहरी भी उनसे बात करते हैं। अंकल जी, रेट बहुत ज्यादा वधा पे, क्या मुश्किल पेश आने पे? सही, हर बंदे मुश्किल पेश आने पे। गरीब बंदा पिसदा वेंदे हर टाइम। मतलब सब्जी गिनण वञो हूं कने महंगी है, मुर्गी गिनण वञो हूं कने महंगी है, बाजार किथे वञो जहिड़ी शइ गिनो महंगी है। सही बिल्कुल, गरीब बंदा क्या करे? मुतालबा ऐसी सस्ता थी वञे, चीज़ां सस्तियां थी वञनि। हुकूमत को सोचना चाहिए। एक बंदा गरीब बंदा 500 रुपया दिहाड़ी कमेंदे, दिहाड़ी वो 500 रुपया है, रेट देखो तो समझते कितना आगे। जी बिल्कुल, दिहाड़ी जो है सिर्फ 500 रुपए है, लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की सरगोदा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ खुद लंदन में मजे कर रहे हैं, जबकि उनके बच्चे भी लंदन में क़याम पजीर हैं। नवाज शरीफ अकरबा परवरी की सियासत पर कार फरमा है। उनका मजीद कहना था कि अगर लोग पुरअमन तरीके से तहरीक चलाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर हुकूमती इदारों को निशाना बनाएंगे तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आले शरीफ की प्लेटें लंदन में और चमचे पाकिस्तान में है। मिक्स अचार पार्टी से कुछ नहीं होने वाला। नून लीग अपने पहले जलसे में 250 बंदे भी जमा नहीं कर सकी। तो आपको बता रहे हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की सरगोदा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ खुद लंदन में मजे कर रहे हैं, जबकि उनके बच्चे भी लंदन में क़याम पजीर हैं। नवाज शरीफ अकरबा परवरी की सियासत पर कार फरमा है। उनका मजीद कहना था कि अगर ये लोग पुरअमन तरीके से तहरीक चलाएंगे तो इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर हुकूमती इदारों को निशाना बनाएंगे तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आले शरीफ की प्लेटें लंदन में और चमचे पाकिस्तान में हैं। मिक्स अचार पार्टी से कुछ नहीं होने वाला। नून लीग अपने पहले जलसे में 250 बंदे भी जमा नहीं कर सकी।
आपको बताएं, ओपन लेटर पर गाड़ियां रखने वाले शहरी हो जाएं तैयार। 1 नवंबर से गाड़ियों के ट्रांसफर बायोमेट्रिक तस्दीक से किए जाएंगे। डायरेक्टर एक्साइज अब्दुल्ला खान का शहरियों को गाड़ियां अपने नाम करने का मशवरा। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल नियाजी। बिलाल बताएगा। डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें और जो शहरी जो गाड़ी मालकान ओपन लेटर पे अपनी गाड़ियां रखते हैं, उस हवाले से उनके लिए एक अहम खबर सामने आई है। वो ये है कि 1 नवंबर से दोबारा से बायोमेट्रिक का आगाज किया जाएगा और इस हवाले से जो भी गाड़ी ट्रांसफर होगी तो दोनों मालकान को आना होगा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही वो ट्रांसफर की जाएगी। और इस हवाले से पहले इसका इतलाक हुआ था, लेकिन कोरोना के बाद ये सारा सिलसिला रुक गया था, लेकिन अब दोबारा से इसका आगाज होने जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों को ये कहा जा रहा है कि 1 नवंबर से पहले जो अपनी गाड़ियां उन्हें ट्रांसफर करानी है वो अभी करा सकते हैं ओपन लेटर पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर, ये क्या मजीद इंफॉर्मेशन है, कितना टाइम है, और पहले ये तातुल का शिकार हो गया, दोबारा से आगाज हो रहा है, तो अब दोबारा से किस तरह इसका आगाज किया जा रहा है? जी, ये इंतजामी सतह पे फैसला हो गया है कि बायोमेट्रिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों की जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है उसका प्रोसेस मुकम्मल किया जाए। इस तरह काफ़ी सारे जो झगड़े होते थे, बाद में लेन देन के मसाइल पैदा होते थे और किस्तों की भी गाड़ियाँ होती थी और मालकान उसमें फिर मुकर जाते थे कि जी हमने तो गाड़ी बेची नहीं है, तो महकमे के लिए भी मसाइल पैदा होते थे। उनके सद्देबाब के लिए अब हुकूमत ने फैसला किया है कि नादरा के साथ मिलकर जिनके पास के बायोमेट्रिक से बायोडाटा मुकम्मल तौर पे मौजूद है, उनके साथ मिलके 31 अक्टूबर से हम ये सिस्टम नाफिज कर रहे हैं। तो ओपन लेटर पे मौजूद हैं जो पहले सिलसिला चल रहा था, तो वो अब नहीं माने जाएंगे कागजात? जी, कानून के अंदर तो यही है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र कराएं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग कानून पर अमल दरामद नहीं करते और साल हर साल तक वो ओपन लेटर पर गाड़ियाँ चलाते हैं, जिससे गुनागो मसाइल पैदा होते हैं। गाड़ियों के चलान होते हैं तो वो पिछले मालिक के घर जा रहे होते हैं और उनको खामखा की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ की रोकथाम के लिए अब उनको पाबंद किया जा रहा है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी उसकी एक वैलिडिटी पीरियड होगा 30 डेज़ का, उस 30 डेज़ में आपने ये प्रोसेस मुकम्मल करा लेना है। तो इस हवाले से शहरियों के आसानी के लिए दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। मुल्तान में अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। मुल्तान कला कोहना कासिम बाग स्टेडियम की सुनी गई। कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर कला कोहना कासिम बाग की तज़ीन आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद मकसूद से। जी मकसूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में, जो कि अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार था। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे इसकी तज़ीन और आराइश का काम शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो एक नई चीज़ है वो यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, जो कि शहरियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSO मुल्तान अदनान नईम साहब, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से और किस किस इदारों का ताउन हासिल है इसके लिए? ये जॉगिंग ट्रैक का इनिशिएटिव हमारे कमिश्नर साहब जावेद अख्तर महमूद साहब ने लिए, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। इसमें PHA और MC हम सब और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तीनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर है और ये इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये एक तो आबाद हो जाएगा ग्राउंड। ये पहले स्पेसिफिकली एक फुटबॉल ही होती है इधर, जिससे खेलों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ये जॉगिंग ट्रैक बनने से इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। यहाँ बहुत सारी हम मेंबरशिप वगैरह स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी फैमिलीज़ आ सकेंगी। फैमिलीज़ का टाइम अलग होगा और स्पोर्ट्स वाले जो खिलाड़ी हैं उनका टाइम अलग होगा और इस जॉगिंग ट्रैक की वजह से स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि ये एक अच्छा इजाफा है। जो यहाँ पे फुटबॉल खेलने जैसे आते हैं लोग, तो पहले वार्म अप हो जाएंगे जॉगिंग ट्रैक पे, उसके बाद अपना स्ट्रेचिंग वगैरह करके अपना खेल शुरू करेंगे और इससे यहाँ रौनक भी हो जाएगी। और ये बहुत अरसा दराज से ये एक हमारा गैर आबाद कह सकते हैं आप, लेकिन उसमें अब लोग आना शुरू होंगे तो इसकी रौनक में भी जो है इजाफा होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद मकसूद, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब खवातीन की रजिस्ट्रेशन करने का अमल जारी। जिले भर की गरीब खवातीन TMA कॉम्प्लेक्स में रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंच गई। ज्यादा लोगों के आने पर अमले की जानिब से खवातीन को बाहर निकाल दिया गया। एक टाइम में ज्यादा खवातीन के आने पर खवातीन को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया की जानिब से बैठने और पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं किया जा सकता। तो आपको बता रहे हैं, बहावलपुर में वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब खवातीन की रजिस्ट्रेशन करने का ये मामला है।
آپ کو بتائیں سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز خصوصی افراد کو ہنرمند بنانے کے لیے سرگرم۔ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہنرمند کورسز 5 ماہ بعد دوبارہ آغاز کر دیا گیا۔ اپ ڈیٹ کریں گی اس حوالے سے سہیرا طارق۔ بالکل سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت اور ان کو ہنرمند بنانے کے لیے سرگرم ہے، اور کرونا وائرس کے دوران تقریباً 5 سے 6 ماہ تک ہنرمندی کے کورسز جو خصوصی افراد کے لیے کروائے جا رہے تھے وہ بند تھے، لیکن اب پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت دوبارہ سے اسکل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو شروع کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ اور 6 ماہ کے کورسز جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم زاہدہ سے بات کریں گے۔ زاہدہ بتائیں، کورسز جو ہیں اتنے عرصے بعد دوبارہ سے شروع ہوئے ہیں، تو کتنے لوگ آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے اور اس سے کیا فائدہ ہو؟ بچے بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو گئے تھے، کووڈ کی وجہ سے پریشان بھی تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی بہت پریشان تھے، تو لیکن یہ ہے کہ اب جیسے سلسلہ بحال ہوا ہے تو بہت زیادہ تعداد میں ڈسیبل پرسنز انوالو ہو رہے ہیں اور وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس پہلے سے زیادہ اسٹرینتھ ہے افراد بہم معذوری کی جو کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام میں شامل ہیں۔ اس میں کمپیوٹر گرافک، ایپلیکیشن، ہینڈی کرافٹ اور خاص طور پر ویل چیئر میکنگ اینڈ ریپیئرنگ کی ٹریننگ ہم دے رہے ہیں۔ 6 ماہ کے کورسز ہیں یہ۔ خصوصی افراد ہیں ان کو معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے یہ اسکل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو ہیں شروع کیے گئے ہیں، جس میں ویل چیئر کورسز دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ سہیرا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کروڑوں روپے خرد برد کا معاملہ۔ ایف آئی اے نے مبینہ 9 کروڑ روپے سے زائد فراڈ میں ملوث نجی کمپنی کے عمر تصدق کو رحیم یار خان سے گرفتار کر لیا۔ ملزم حارث نذیر بھی گرفتار۔ ڈائریکٹر فیلڈ آپریشن اسلام آباد عارف کریم کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ گرفتار ملزمان سے 5 کروڑ سے زائد کی رقم برآمد کر لی گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کروڑوں روپے خرد برد کرنے کا معاملہ۔ ایف آئی اے نے مبینہ 9 کروڑ روپے سے زائد فراڈ میں ملوث نجی کمپنی کے عمر تصدق کو رحیم یار خان سے گرفتار کر لیا ہے۔ بھارت میں ہندو برادری کے 11 افراد کے قتل کا معاملہ۔ ملک بھر سے ہندو اور علم برادری کی رہنما بہاول نگر کے قدیمی مندر پہنچ گئے۔ ہندو برادری کے رہنماؤں کا بھارت کے خلاف احتجاج۔ احتجاجی شرکاء نے بھارتی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مزید بات کر لیتے ہیں قاسم علی شیخ سے۔ جی قاسم، بتائے گا اس نعرے بازی کے حوالے سے۔ پاکستان بھر سے والمیکی برادری کے افراد جو ہے وہ آج احتجاج کر رہے ہیں بھارت کے خلاف، انڈیا کے خلاف اور حکومت کے خلاف۔ ان کا کیا کہنا ہے، تو میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر کے قدیمی مندر پر، جہاں پر والمیکی برادری جو پاکستان بھر سے آئی ہوئی ہے یہاں پر احتجاج کر رہی ہے۔ ان کے کیا مطالبات ہم بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا، جب آپ رحیم یار خان سے آئے ہوئے ہیں، آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ ہری اوم تات ست، میرا نام گرو سکھ دیو جی ہے، بھیل برادری والمیکی سے میرا تعلق ہے اور رحیم یار خان سے، اور میرا یہی مطالبہ ہے کہ جو انڈیا میں جو اتنا گھنونا جو کھیل رچایا گیا ہے ان کی سرکار نے، جو 11 لوگوں کو جو یعنی کہ قتل کیا گیا ہے، غریب لوگ ہیں، ان کو بہکا کر یہاں سے بلایا گیا، وہاں جا کر ان کو غلط رستوں پر لگا کر ان کو قتل کیا گیا ہے، اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان پوری والمیکی پوری ہندو لوگ برادری کا ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے، اور مودی سرکار جو بنی ہوئی ہے ان کو ہم یعنی کہ چیلنج دینا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے پاکستان سے ہمارے ہندو برادری، والمیکی برادری، بھیل برادری کھڑے ہو گئے تو آپ کے ہندوستان میں کوئی بھی آپ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ میں پرزور اپیل کرتا ہوں حکومت پاکستان کی ہندو برادری سے ہم مل جل کر ہم ان کے خلاف اور بھی احتجاج کریں گے، لاہور جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے، ان سے ہم اپنا مطالبہ حل کرا کے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، یہ تھے بھارت میں ہندوؤں کے قتل پر پاکستانی ہندو برادری سراپا احتجاج ہے۔ بہت شکریہ قاسم علی شیخ، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ آپ کو بتائیں سرگودا میں 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود سرگودا میں کرونا لیب غیر فعال ہے۔ اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے جنید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنید بتائے گا۔ جی، سرگودا میں 1 ماہ قبل محکمہ صحت کی جانب سے جو کرونا کی لیب ہے اس کا کہا گیا تھا، اسے بنانے کا کہا گیا تھا، لیکن 1 مہینہ گزرنے کے باوجود تاحال وہ فنکشنل نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے جانتے ہیں جو سی او ہیلتھ ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ کہ ان کا کیا کہنا ہے، اور کرونا کی جو صورتحال ہے وہ بھی اس حوالے سے جانتے ہیں کہ سرگودا کی کیا صورتحال ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی کرونا کی کافی بہتر صورتحال ہے، جو کنٹرول ہے پرائمری سیکنڈری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور این سی او سی کی طرف سے جو گائیڈ لائن آتی ہیں تو اس کے مطابق کافی بہتر اس کا کنٹرول ہے۔ ٹوٹل ہم نے 20,000 سیمپل لے لی ہیں اور اس میں سے صرف 1,054 پازیٹیو نکلے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کوئی 50 اسکول اور کالجز کے لیے ہیں،
सैंपल 3200 प्लस, तो उसमें से 2400 का जो अभी तक रिजल्ट आया उसमें से सिर्फ 6 पॉजिटिव हैं, वो 2 स्कूल में और 1 कॉलेज में। तो वो SOPs के तहत हमने उनके भी फर्दर सैंपल ले लिए हैं। तो डेथ अभी तक हमारा वही जो लास्ट हमारी अगस्त में डेथ हुई थी, तो 37 का फिगर है। सेकंड, आपने लैब का कहा है कि लैब ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर था प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का, सेक्रेटरी साहब की बड़ी काविश थी और कमिश्नर साहब और DC साहब की, तो उसमें इसकी रिवैम्पिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें इक्विपमेंट, बैकअप लाइट, इसकी पूरे ये सारे कंप्लीट हैं, इवन HR भी पहुंच चुका है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स BSL-2 लैब के जो हैं वो आने थे नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम से, वो क्योंकि ये बिल्डिंग भी उनकी थी तो हम वो BSL-2 और BSL-3 इकट्ठे चलाना चाह रहे हैं। तो मुकम्मल है, इक्विपमेंट भी है और 4 जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल भी हो गया है। तो इंशाल्लाह ये कमिंग वीक ये हमारी चल जाएगी। कोरोना लैब गैर फाल है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डेंगू की बात करेंगे। मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू लार्वा बरामद। डेंगू लार्वा कालाबाग और नमल रखी के मकाम से बरामद हुआ। मजीद बात कर लेते हैं इस हवाले से अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ डॉक्टर परवेज इकबाल साहब। आपसे जानते हैं कि मियांवाली के कुछ इलाका जात में डेंगू का लार्वा बरामद हुआ है, उसको किस तरह ज़ायल किया जाता है और कितनी टीमें डेंगू के हवाले से फील्ड में काम करें। डॉक्टर साहब, कालाबाग के इलाका जात से लार्वा बरामद हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, कालाबाग में हमें लार्वा काफ़ी जगहों पर बरामद हुआ है। उसके लिए जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। एक तो हफ्ते में 2 दिन, बुध और सैटरडे को जाके हमारी टीमें जो हैं वो पूरे इस इलाके को स्वीप अप कर रही हैं, उसको मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन की जा रही है, वहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है, हेल्थ एजुकेशन की जा रही है। और कालाबाग के अलावा ये जो हमारा नमल वाला इलाका है, रिक्की और ये वाला जो नमल वाला एरिया है, इसमें भी 1-2 जगह से हमें मिला है लार्वा। उसमें भी हम इसी हिसाब से SOPs जो हैं जिसमें हमारा स्वीप अप एक्टिविटीज़ और उसकी स्प्रे और हेल्थ एजुकेशन इसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि डेंगू के हवाले से हेल्थ की कितनी टीमें फील्ड में हैं और कितने वर्कर काम कर रहे हैं इस हवाले से? गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक हर यूनियन काउंसिल में जो है वो 2 टीमें होती हैं जो जाके इंडोर एक्टिविटीज़ कर रही हैं और 1 टीम होती है जो आउटडोर में जाके काम करती है। इस हवाले से हमारे पास 178 टीम है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने पिछले 2 सालों से हमारे जितने भी वर्कर हैं, स्पेशली LHWs और बाकी प्रिवेंटिव के जितने लोग हैं, उन सब के ज़िम्मे हमने ये एक्टिविटीज़ लगाई हुई हैं ताकि ग्राउंड लेवल पे बेहतर काम हो सके और जो है डेंगू के किसी भी पॉजिटिव केस, कन्फर्म केस को सामने आने से रोका जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बहावलपुर में BDA ने पानी की लीकेज को ठीक करने और इसकी आगाही फैलाने के मंसूबे का आगाज कर दिया। बहावलपुर से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब से। तैयब, बताएगा। जी, पानी के जो वसाइल हैं वो हर आने वाले दिन के साथ साथ कम से कम तर होते चले जा रहे हैं। ज़ेर ज़मीन जो पानी की सतह है वो कम होती चली जा रही है। बारिशें हालांकि हो रही हैं लेकिन पानी का जो लेवल है उससे हम मीट नहीं कर पा रहे। जबकि अगर हम घरों की बात करते हैं तो घरों में पानी का जो ज़िया है वो बेतहाशा हो रहा है और उसके ऊपर किसी किस्म का कंट्रोल नहीं हो रहा। जिसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसके तहत पानी का ज़िया है, लीकेज है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। आखिर ये किस तरह से काम करेगा, चेयरमैन BDA हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर बताइएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से और हम कितने सक्सेसफुल हो सकेंगे ये कैंपेन लॉन्च करके। बेसिकली ये कैंपेन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लॉन्च की गई है और इसमें यह है कि हम लोगों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग जो आने वाले वक्त के लिए पानी को बचा के रखें। और छोटी सी बात यह है कि देखें कि आज तक हमें ये नहीं पता चल सका कि अगर एक ड्रॉप अगर हम लोग ज़ाय करते हैं दिन में एक टैप से, तो उससे हम लोग तकरीबन जो है ना 190 लीटर पानी जो है ना वो महीने का हम लोग जो है ना ज़ाय कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये कैंपेन है, हम लोगों ने ये कैंपेन लॉन्च की है और उसके बाद हम लोगों ने मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर और फिर रोड के ऊपर जाके खड़े होकर हम लोगों ने ये अपने पम्फलेट जो है ना, ये हमारा है फिक्स अ लीक वीक जो है ना, उसके पम्फलेट हमने ये सारे लोगों को तकसीम किए हैं और लोगों को बताया है कि जो पानी पीने का है उसकी कदर कैसे की जाए, बल्कि सारे पानी की कदर कैसे की जाए। आप ये देखें कि आज से कुछ साल पहले जो पानी था वो 30 से 35 फुट पे था कि हम लोग अगर नल लगाते थे तो 30-35 फुट के ऊपर हम लोगों को मीठा पानी मिलता था, पीने वाला पानी मिलता था। आज वो पानी 150 फुट पे चला गया है। तो एवरी सिंगल ईयर जो है ना वो पानी जो है ना वो हमारे जो है ना वो ड्रॉप हो रहा है, उसका लेवल नीचे जा रहा है
और आने वाले वक्त के अंदर मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ के कौमी सरमाया जो है ना, जो हम ज़ाय कर रहे हैं बगैर सोचे समझे, वो हम लोगों को स्टॉप करना चाहिए। लीक अपने घर की चेक करनी चाहिए, हमें पानी लीक नहीं करना चाहिए और बड़े ही समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ पानी का इस्तेमाल किया जाए। जी, जिम्मेदारी के साथ पानी का इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया तैयब, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।